नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीएस भाई गुंजन में। दोस्तों, आज हम लोग यूजीसी नेट जून 2014 के भूगोल विषय में पूछे गए द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसमें 50 प्रश्न पूछे गए हैं, को विस्तार पूर्वक आयोग के फाइनल आंसर की के आधार पर व्याख्या करेंगे। आप लोगों की काफ़ी दिनों से डिमांड थी कि सर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल कराइए, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज जून 2014 भूगोल विषय का द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, एकल प्रमुख भू-आकृतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न भूदृश्य कहलाते हैं। इसमें 4 विकल्प है। पहला सरल भूदृश्य, दूसरा मिश्रित भूदृश्य, तीसरा एक चक्रीय भूदृश्य और डी यानी चौथा विकल्प है बहुचक्रीय भूदृश्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए सरल भूदृश्य, यानी एकल प्रमुख भू-आकृतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न भूदृश्य सरल भूदृश्य कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, दीर्घ आकारी सपाट शीर्षों के बालू के कटक जो प्रचलित पवनों के समानांतर फैले हैं परंतु निपाती अग्रांतों के बगैर हैं, को किस नाम से पुकारा जाता है। इसमें 4 विकल्प हैं। ए वेलबैक, बी सीप, सी बरखान, डी बालू का अपोड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर ए वेलबैक को सही माना है। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, ऐसी नदी घाटियों को जिनके मार्गों का नियंत्रण ऐसे कारकों द्वारा होता है जिन्हें निर्धारित नहीं किया जा सकता को कहते हैं। इसमें 4 विकल्प हैं। ए अनुवर्ती, बी परवर्ती, सी आक्रमवर्ती, डी नवानुवर्ती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर सी आक्रमवर्ती सही माना है। मित्रों, यूजीसी नेट भूगोल के सिलेबस को 10 यूनिट में बांटा गया है। तो इस प्रश्न पत्र में सभी 10 यूनिटों से लगभग प्रश्न पूछा गया है। शुरुआती प्रश्न भू आकृत विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी से पूछे गए हैं, जिसको तैयार करने के लिए आप लोगों को शविंदर सिंह की ऑथेंटिक बुक को फॉलो करना चाहिए, जो वसुंधरा प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। इसके बाद चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में पुस्तकें और सूची सेकंड में लेखक के नाम को बताया गया है। इसमें देखिए, पुस्तकों में ये पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, बी द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म, सी अनस्टेबल अर्थ, डी मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ। लेखक में देखिए, पहला एल.सी. किंग, दूसरा डब्ल्यू.डी. थॉर्नबरी, तीसरा आर.जे. स्मॉल और चौथा जे.ए. स्टीयर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर ए को सही माना है, यानी प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी डब्ल्यू.डी. थॉर्नबरी की बुक है। द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म यह आर.जे. स्मॉल की बुक है। और सी अनस्टेबल अर्थ सभी लोग जानते हैं, यह जे.ए. स्टीयर की बुक है। और मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ यह एल.सी. किंग की प्रमुख पुस्तक है। तो इस 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आयोग ने सही माना। इसके बाद 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, ढाल प्रतिस्थापन मॉडल किसने प्रतिपादित किया। इसमें 4 विकल्प हैं। ए वुड, बी डेविस, सी पेंक, डी स्टालर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पेंक सही है। मित्रों, ढाल विश्लेषण से लगभग हर बार यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है और ढाल विश्लेषण को अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए आपको शविंदर सिंह की जियोमॉर्फोलॉजी की पुस्तक को फॉलो करना चाहिए। उसमें विस्तार पूर्वक ढाल विश्लेषण के बारे में बताया गया है। इसके बाद 6ठा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने अवलोकन किया कि तिब्बती पठार का ग्रीष्म तापन भारत पर मानसूनी परिसंचरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। इसमें 4 विकल्प हैं। ए फोहन, बी कोटेश्वरम, सी फ्रास्ट, डी हैली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कोटेश्वरम को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 7वां महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए,
जलवायु वर्गीकरण की कोपेन की योजना के अनुसार ई यानी ध्रुवीय या पर्वतीय प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। मित्रों, जलवायु विज्ञान से भी निश्चित रूप से यूजीसी नेट की परीक्षा में लगभग वर्तमान समय में 10 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इसको भी तैयार करने के लिए शविंदर सिंह की सबसे अच्छी किताब है, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें 4 विकल्प दिया गया है, ए नागालैंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी ई प्रकार की जलवायु जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। इसके बाद 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पवन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इसमें देखिए नहीं पूछा गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं, ए दाब प्रवणता, बी घर्षण, सी चुंबकत्व, डी कोरियालिस प्रभाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी चुंबकत्व पवन को प्रभावित नहीं करता है। बाकी दाब प्रवणता, घर्षण, कोरियालिस प्रभाव यह सभी पवन को प्रभावित करते हैं। इसके बाद 9वां महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, नीचे सूचीबद्ध स्थानों में से किसमें उच्चतम वार्षिक तापांतर होना चाहिए। इसमें 4 विकल्प हैं, ए विषुवतीय द्वीप, बी उष्णकटिबंधीय तट, सी ध्रुवीय हिमटोपी, डी मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय केंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय केंद्र को आयोग ने सही माना। इसके बाद 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, द्रव स्थिति में गए बगैर ठोस का सीधे गैस में रूपांतरण का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। इसमें 4 विकल्प हैं, ए वाष्पीकरण, बी संघनन, सी ऊर्ध्वपातीकरण, डी हिमीकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वपातीकरण आयोग ने सही माना है। 11वां प्रश्न देखिए, वायु प्रदूषकों के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत है। इसमें 4 विकल्प हैं, ए वसा का तापीय वियोजन, बी रंग बनाना, सी वात्या भट्टी, डी गैसोलीन मोटर निकास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी गैसोलीन मोटर निकास को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 12वां प्रश्न देखिए, अपेक्षाकृत गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए गहन महासागरीय परतों से शीतल जल की ऊर्ध्वाकार गति क्या कहलाती है। मित्रों, यहाँ से समुद्र विज्ञान यानी ओशिनोग्राफी से प्रश्न शुरू हो जाते हैं और समुद्र विज्ञान का गहनतापूर्वक अध्ययन करने के लिए आपको शविंदर सिंह की ही बुक को फॉलो करना चाहिए। इसमें देखिए 4 विकल्प हैं, ए पंकिलता, बी उन्मज्जन, सी ऊर्ध्वगमन जिसे अपवेलिंग कहा जाता है, डी हाइलोक्लाइन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वगमन यानी अपवेलिंग को आयोग ने सही माना। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के समुद्री सतही तलछट में चूनायुक्त और सिलिकामय सिंधुपंख समाविष्ट है। इसमें 4 विकल्प हैं, ए नदी, बी स्थलजात, सी जीवजात जिसे बायोजीन्स कहा जाता है और डी जलजात जिसे हाइड्रोजीन्स कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जीवजात यानी बायोजीन्स आयोग ने सही माना है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न देखिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शाकभक्षी और मांसभक्षी पशुओं जैसे कि शेर, गीदड़ और लकड़बग्गा की विशाल संख्या पाई जाती है। इसमें 4 विकल्प हैं, ए विषुवतीय वर्षा प्रचुर वन में, बी टैगा में, सी ब्राज़ील कंपोज में, डी अफ्रीका के सवाना प्रदेश में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका के सवाना प्रदेश में इसका सही उत्तर है। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। मित्रों, ये सभी प्रश्न पर्यावरण भूगोल से पूछे जा रहे हैं और पर्यावरण भूगोल पर भी शविंदर सिंह ने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम बार बार शविंदर सिंह का ही नाम क्यों बता रहे हैं। मित्रों, अपने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में भूगोल के अध्ययन के लिए शविंदर सिंह से अच्छी किताब किसी राइटर की आपको नहीं मिलेगी, जो कि इलाहाबाद में प्रोफेसर रह चुके हैं और वर्तमान में भी इन्होंने कई किताबों का प्रकाशन किया है। तो आप लोग पर्यावरण भूगोल के लिए भी शविंदर सिंह की ही पुस्तक को फॉलो करें या इसके अलावा परीक्षावाणी
की किताब भी आप ले सकते हैं, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो इसमें देखिए सूची फर्स्ट में हरित पादप, पशु परजीवी, पादप परजीवी, कवक दिया गया है। और सूची सेकंड में अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और चौथा उत्पादक। इसमें देखिए सभी लोग जानते हैं हरित पादप यानी वनस्पतियां उत्पादक होती हैं, सभी लोग जानते हैं। और इसी एक ऑप्शन से ही चारों ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी ए का 4। ए का 4 देखिए ए वाले विकल्प में दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी हरित पादप उत्पादक हैं, पशु परजीवी द्वितीयक उपभोक्ता हैं, पादप परजीवी प्राथमिक उपभोक्ता हैं और कवक सभी लोग जानते हैं अपघटक हैं, यानी इन्हें मृतोपजीवी भी कहा जाता है। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न देखिए, भूगोल में विधि विषयक उपागम किस पर बल देता है। मित्रों, यहाँ से जियोग्राफिकल थॉट यानी भौगोलिक चिंतन से प्रश्न शुरू हो रहे हैं। और भौगोलिक चिंतन तैयार करने के लिए आपको माजिद हुसैन सर की पुस्तक को फॉलो करना चाहिए, जिसमें थॉट को काफ़ी विस्तार पूर्वक गहनता से बताया गया है। इसमें देखिए 4 विकल्प हैं। ए आगमनात्मक अध्ययन, बी विधि निर्माण अध्ययन, सी भाव चित्रात्मक अध्ययन, डी आनुभाविक अध्ययन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी विधि निर्माण अध्ययन को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न देखिए, यह भी माजिद हुसैन की पुस्तक में काफ़ी विस्तार पूर्वक बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ देखिए लेखक के नाम है और दूसरी तरफ पुस्तक। इसमें सभी विद्वान अरब जगत के हैं। इसमें देखिए ए इब्न खालदून की पुस्तक मुकद्दिमा है, सभी लोग जानते हैं। बी अल-बलाखी की प्रमुख पुस्तक किताबुल अस्कल है, सभी लोग जानते हैं। इसके बाद सी अल-मसूदी रूट एवं रियल्स, यह अल-मसूदी की पुस्तक नहीं है। और डी अल-बर्नी, इन्होंने किताबुल हिंद की रचना की, जिसे भारत का भूगोल कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर इसमें देखिए नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी अल-मसूदी रूट्स एवं रियलम सही होगा। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न देखिए, यह भी थॉट से पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। इसमें देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में भूगोलवेत्ता के बारे में बताया गया है और सूची सेकंड में विकसित अवधारणा के बारे में बताया गया है। इसमें देखिए भूगोलवेत्ता में एफ रेटिजल यानी फेडरिक रेटिजल, सी रिटर यानी कार्ल रिटर, आर हार्टसोन यानी रिचर्ड हार्टसोन, ओ सुल्टर यानी ऑटो सुल्टर। और विकसित अवधारणा देखिए भूदृश्य विज्ञान, क्षेत्रीय विभेद, उद्देश्यवादी विचार और डी सामाजिक डार्विनवाद। इसमें देखिए एक ही ऑप्शन से लगभग सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें देखिए एफ रेटिजल ने सामाजिक डार्विनवाद की रचना की, यानी रेटिजल महोदय के ऊपर डार्विनवाद का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, यानी पहले का डी यानी चौथा। इसमें देखिए एक ही विकल्प से सभी विकल्प मिल जाएंगे, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का चौथा यानी रेटिजल का सामाजिक डार्विनवाद, रिटर का उद्देश्यवादी विचार यानी टेलियोलॉजिकल थॉट, इसके बाद हार्टसोन का क्षेत्रीय विभेदन है और ओसलूटर का भूदृश्य विज्ञान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न देखिए, जर्मन भौगोलिक विचारधारा के विकास के सिलसिले में निम्नलिखित में से किसका सही अनुक्रम है। इसमें 4 विकल्प हैं। ए ट्राल, पैसल, हेटनर, रेटिजल, बी पैसल, रेटिजल, हेटनर, ट्राल, सी पैसल, ट्राल, हेटनर, रेटिजल, डी रेटिजल, पैसल, ट्राल, हेटनर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आयोग ने सही माना है कि सबसे पहले पैसल आते हैं, फिर रेटिजल आते हैं, फिर हेटनर आते हैं, फिर ट्राल महोदय आते हैं। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न देखिए, यह भी आपके थॉट से ही पूछा गया है। विश्व रचना जिसे कॉस्मोग्राफी कहा जाता है, शब्द किसने प्रतिपादित किया और उसे यूरेनोग्राफी तथा जियोग्राफी में विभाजित किया। इसमें 4 विकल्प हैं। ए ओ पैसल, बी सी रिटर यानी कार्ल रिटर, बी इसके बाद सी देखिए बी वारेनियस यानी बर्नहार्ड वारेनियस। इसके बाद ए देखिए ए हम्बोल्ट यानी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट।
तो सभी लोग जानते हैं विश्व रचना या कॉस्मोग्राफी शब्द हमबोल्ट महोदय ने प्रतिपादित किया, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न देखिए, यह भी आपके थाट से ही लिया गया है। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, जो कि 1959 में प्रकाशित हुई, नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें 4 विकल्प हैं। ए एलन चर्चिल सैम्पल, बी रूडोल्फ जेलन, सी रिचर्ड हार्टसॉन और डी ईशा बोमैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रिचर्ड हार्टसॉन सही है। इसके अलावा एक और रचना है नेचर ऑफ ज्योग्राफी, यह भी रिचर्ड हार्टसॉन महोदय की है। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न देखिए, शुद्ध यानी नेट जनसंख्या परिवर्तन किसके द्वारा निर्धारित होता है? इसमें 4 विकल्प हैं। ए मर्त्यता, बी प्रवास, सी प्रजननता, डी ए और सी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों सही होगा। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न देखिए, ग्रामीण घर किसका सूचक है? इसमें 4 विकल्प हैं। ए पर्यावरण, बी प्रजाति तत्व, सी फैशन तथा शैली, डी आधुनिक वास्तुकला डिजाइन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग जानते हैं कि ग्रामीण घर पर्यावरण का सूचक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न देखिए, नगरीय वृद्धि की गति में प्रारंभ की अवस्था किससे संबंधित है? इसमें 4 विकल्प दिया गया है। ए वह कारक जो एक विशेष स्थान में नगर को जन्म देता है, बी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अलग अलग प्रकार्यात्मक क्षेत्रों का निर्माण होता है, सी केंद्र से गतिविधियों की बाहर की ओर प्रायः अरीय गति, डी गतिविधियों को क्षेत्र से बाहर करने का प्रतिरूप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आयोग ने सही माना है कि वह कारक जो एक विशेष स्थान में नगर को जन्म देता है। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न देखिए, टुंड्रा में परिवहन का मुख्य साधन है? बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें 4 विकल्प हैं। ए ऊंट, बी गधा, सी स्लेज, डी घोड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग जानते हैं कि टुंड्रा में परिवहन का मुख्य साधन स्लेज है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न देखिए, चेन्नई बंगलुरु गलियारे यानी कॉरिडोर का विकास किस पर आधारित है? इसमें 4 विकल्प हैं। ए ऑटोमोबाइल तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, बी सूती वस्त्र और कपड़ा उद्योग, सी औषधि तथा रासायनिक उद्योग, डी आवासीय तथा खुदरा विकास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ऑटोमोबाइल तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही से नगरीय औद्योगिक विकास में प्रमुख फोकस किस पर रहता है? इसमें 4 विकल्प हैं। ए नोडल विकास, बी गुच्छ विकास, सी पत्तन नगर उन्मुखी विकास, डी ए और सी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गुच्छ विकास को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न देखिए, उच्च स्तर का प्रबंधकीय तथा कार्यकारिणी प्रशासनिक पद किस श्रेणी में आता है? मित्रों, ये सभी प्रश्न लगातार जो अभी आए हैं यह आर्थिक भूगोल से पूछा गया है, और आर्थिक भूगोल को गहनतापूर्वक अध्ययन करने के लिए आप जगदीश सिंह की किताब को फॉलो कर सकते हैं। इसमें 4 विकल्प हैं। ए प्राथमिक गतिविधियाँ, बी द्वितीयक गतिविधियाँ, सी तृतीयक गतिविधियाँ, डी चतुर्थक गतिविधियाँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी चतुर्थक गतिविधियाँ आयोग ने सही माना है। बाकी प्राथमिक गतिविधियों में आप लोग जानते हैं कि इसमें कृषि, मत्स्य पालन, खनन को शामिल किया जाता है। द्वितीयक में सभी प्रकार के उद्योग धंधे आते हैं, और तृतीयक में सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है, और चतुर्थक में उच्च स्तर का प्रबंधकीय तथा कार्यकारिणी प्रशासनिक पद आता है। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सत्य कथन का चयन करना है। इसमें देखिए, पहला स्टेटमेंट है, भूरा कोयला और निम्न श्रेणी का बिटुमिनस कोयला चतुर्थ कल्प में बने। दूसरा, डोलोमाइट का लोहा एवं इस्पात उद्योग में उच्च ताप सह सामग्री तथा फ्लक्स के रूप में उपयोग होता है। तीसरा, सौर ऊर्जा, पवन, जल विद्युत तथा बायोगैस नवीकरणीय संसाधन है। नीचे दिए कोटों से सही उत्तर का चयन करें। इसमें 4 विकल्प हैं। ए 1, 2 और 3, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1 और 3
तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 2 और 3, यानी कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न देखिए। एडवर्ड उलमैन के मॉडल में वर्णित स्थानिक अंतरक्रिया के 3 आधार क्या हैं? यह प्रश्न अर्बन ज्योग्राफी से पूछा गया है, यानी नगरीय भूगोल से। इसमें देखिए 4 विकल्प हैं। ए पूरकता, हस्तांतरणीयता और अंतर्वर्ती अवसर। बी पूरकता, वस्तु विशिष्ट संबंध और अतिरेक अभाव का संबंध। सी पूरकता, सुविधा तथा आवासीय पड़ोस। डी मानवीय व्यवहार, सुविधा और हस्तांतरणीयता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर ए को सही माना है। 31 नंबर प्रश्न देखिए। जापान अपने किन कारणों से विश्व में एक अग्रणी औद्योगिक देश है? इसमें देखिए 4 कारण बताए गए हैं। पहला, विकसित जलीय विद्युत के कारण। बी धात्विक खनिजों के विशाल निक्षेप के कारण। तीसरा, उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी क्षमता के कारण। चौथा, द्वीपीय अवस्थिति के कारण। इनमें से कौन से कथन सही हैं? इसमें देखिए विकल्प दिए गए हैं। ए 1, 2, 3 और 4। बी 1, 2 और 3। सी 1 और 3। डी 2 और 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा विकल्प सही है, बाकी दूसरा और चौथा गलत है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही है कि जापान विश्व में एक अग्रणी औद्योगिक देश है। इसके प्रमुख कारण विकसित जलीय विद्युत के कारण है और उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी क्षमता के कारण है। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न देखिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। अभिकथन ए देखिए, उन्नत प्रकार के रबर वृक्षों के विकास और बाद में कृत्रिम रबर के साथ अमेजन बेसिन का रबर स्मृति से ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है। और कारण आर, संसाधन मानवीय संस्कृति द्वारा सृजित तथा नष्ट किए जाते हैं। उपर्युक्त 2 कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें देखिए कूट दिया गया है। ए सही है परंतु आर गलत है। बी ए गलत है परंतु आर सही है। सी ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। और डी ए और आर दोनों गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर सी को सही माना है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसके बाद 33 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस संस्कृत क्षेत्र की विशेषताएं हैं? पहला, प्राचीन सभ्यता और क्लासिकी संस्कृत की परंपरा। दूसरा, प्राचीन नगर राज्यों का उत्थान। और तीसरा, कृषि और अंगूर की खेती समेत बागवानी का महत्व। इसमें 4 विकल्प हैं। ए पूर्वी यूरोपीय, बी भारतीय, सी भूमध्य सागरी, डी चीनी। तो सभी लोग जानते हैं कि अंगूर की खेती की बागवानी भूमध्य सागरीय प्रदेश की प्रमुख विशेषता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके बाद 34 नंबर प्रश्न देखिए। पितृसत्तात्मक समाज और स्त्रियों की प्रभावशाली स्थिति के सह अस्तित्व की विरोधाभासी स्थिति किस जनजाति की विशेषता है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ए खासी जनजाति, बी भील जनजाति, सी गोंड जनजाति, डी थारू जनजाति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी थारू जनजाति इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके बाद 35 नंबर प्रश्न देखिए। लोक नीति का भूगोल किसके भौगोलिक अध्ययन के साथ संबंधित है? इसमें देखिए, पहला, लोक नीतियों का सृजन और क्रियान्वयन। बी लोक नीतियों का क्रियान्वयन और निगरानी। तीसरा, लोक नीतियों का सृजन और मूल्यांकन। चौथा, लोक नीतियों का मूल्यांकन। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। ए पहला और दूसरा सही है। बी 2 और 3 सही है। सी 2 और 4 सही है। डी 1 और 3 सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 सही है को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 36 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सेमिटो हेमिटिक भाषाई परिवार से है? इसमें 4 विकल्प हैं। ए गोंडी, बी हेब्रू, सी स्पेनिश, डी डच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हेब्रू भाषा सेमिटो हेमिटिक भाषाई परिवार से जुड़ी हुई है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आयोग ने सही माना है हेब्रू। इसके बाद 37 नंबर प्रश्न देखिए।
जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय स्थल पर शासन करता है, और जो हृदय स्थल पर शासन करता है वह विश्वद्वीप को वश में रखता है। यह किसका कथन है? इसमें 4 विकल्प हैं। ए मैकिंडर, बी स्पाइकमैन, सी अल्फ्रेड महान, डी विटेल्सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मैकिंडर आयोग ने सही माना है, और यह सिद्धांत हृदय स्थल पर आधारित है, जिसे हार्टलैंड की संज्ञा दी जाती है। यह महत्वपूर्ण ब्रिटिश विद्वान मैकिंडर महोदय का है, जो कि 1909 में अपना सिद्धांत दिए और 1919 में संशोधन किए। इसके बाद 38 नंबर प्रश्न देखिए। भारत में समस्त नियोजन तकनीक किसके द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित है? इसमें 4 विकल्प हैं। ए पीसी महालनोबिस, बी फील्डमैन, सी डोमर, डी वीएम दांडेकर। तो सभी लोग जानते हैं कि भारत में समस्त नियोजन तकनीक पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके बाद 39 नंबर प्रश्न देखिए। प्रादेशिक विकास है, इसमें 4 विकल्प हैं। ए एकल प्रकार्यात्मक उपागम, बी बहु प्रकार्यात्मक उपागम, सी स्थान समृद्धता, डी जनसंख्या वितरण की तर्क संगतता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बहु प्रकार्यात्मक उपागम आयोग ने सही माना है। इसके बाद 40 नंबर प्रश्न देखिए। हाफिशमिट के अनुसार प्रादेशिक नियोजन के पिछले 100 वर्षों के इतिहास में उसके विकास के मुख्य चरणों में कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। इसमें देखिए, पहला सांस्कृतिक प्रदेशवाद अभिमुखता, दूसरा महानगरीय अभिमुखता, तीसरा प्राकृतिक संसाधन अभिमुखता, चौथा प्रादेशिक विज्ञान अभिमुखता। इसके बाद इसमें देखिए कूट करके मिलाना है। तो इस 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आयोग ने सही माना है कि कालानुक्रम में सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन अभिमुखता आएगा, इसके बाद सांस्कृतिक प्रदेशवाद अभिमुखता आएगा, फिर प्रादेशिक विज्ञान अभिमुखता आएगा, और लास्ट में महानगरीय अभिमुखता आएगा। यानी इस 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आयोग ने सही माना है। इसके बाद 41 नंबर प्रश्न देखिए। किसने यह व्याख्या की है कि केवल एक प्रदेश है पृथ्वी की सतह जिस पर मानवता को अपना आवास मिला है? इसमें 4 विकल्प दिया गया है। ए मिन्सुल, बी विडाल डी ला ब्लास, सी फाइनमैन, डी हर्बर्टसन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मिन्सुल को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 42 नंबर प्रश्न देखिए। कृषि क्षेत्र है, इसमें 4 विकल्प हैं। ए समरूप प्रदेश, बी कार्यात्मक प्रदेश, सी नोडल प्रदेश, डी प्राकृतिक प्रदेश। तो कृषि प्रदेश एक समरूप प्रदेश है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके बाद 43 नंबर प्रश्न देखिए। दक्षिण से उत्तर तक हिमालय की श्रेणियों के निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है? दक्षिण से उत्तर तक, इसमें देखिए ए विकल्प है काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, बी लद्दाख जास्कर पीर पंजाल काराकोरम, सी जास्कर पीर पंजाल काराकोरम लद्दाख, डी पीर पंजाल जास्कर लद्दाख काराकोरम। तो इस 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इसमें दक्षिण से उत्तर पूछा है। तो सबसे पहले पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, काराकोरम। इसको आप लोग लास्ट से देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण करके काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद 44 नंबर प्रश्न देखिए। कोयले के उत्पादन की मात्रा तथा गुणवत्ता के संबंध में भारत का सबसे पुरातन तथा सबसे समृद्ध कोयला क्षेत्र कौन सा है? इसमें 4 विकल्प हैं। ए बोकारो, बी झरिया, सी रानीगंज, डी माकूम नजीरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रानीगंज को आयोग ने सही माना है, जो कि भारत का सबसे पुराना कोयला समृद्ध क्षेत्र है, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसके बाद 45 नंबर प्रश्न देखिए। 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा निम्नतम जनसंख्या घनत्व के अंतर क्रमशः कहाँ अंकित किया गया? मित्रों, जनसंख्या जनगणना से निश्चित रूप से यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसको तैयार करने के लिए आप लोगों को जनसंख्या एवं नगरीकरण करके एक परीक्षा वाणी की पतली सी बुक आती है, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ भारत का भूगोल तैयार करने के लिए आपको आरसी तिवारी की एक अच्छी किताब आती है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और
आरसी तिवारी के अलावा आप लोग महेश कुमार बर्णवाल को भी भारत के भूगोल के लिए फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ परीक्षावाणी की भी भारत का भूगोल आता है, उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तीनों किताबें बेस्ट हैं, जिसमें सबसे बेस्ट यूजीसी नेट के लिए आरसी तिवारी की ही थोड़ा बुक मोटी है, लेकिन अगर आप गहनता से अध्ययन कर लेंगे तो आपको सभी परीक्षाओं में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो इसमें देखिए 4 विकल्प हैं। ए हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल और नागालैंड, डी बिहार और नागालैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बिहार और नागालैंड सही आयोग ने माना है। इसके बाद 46 नंबर प्रश्न देखिए, बृहद भारतीय मरुस्थल थार में सिंचाई का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। इसमें देखिए 4 विकल्प हैं। ए नहर, बी कुआं, सी नलकूप, डी उपर्युक्त सभी। तो 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नहर को आयोग ने सही माना है, जो कि बृहद भारतीय मरुस्थल में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बाद 47 नंबर प्रश्न देखिए, सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। इसमें 4 विकल्प हैं। ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी नर्मदा, डी ताप्ती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नर्मदा होगा, जो कि प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है और यह अरब सागर में गिरती है और एस्चुअरी का यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। इसके बाद 48 नंबर प्रश्न देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में स्पेक्ट्रमी बैंड को दिखाया गया है और सूची सेकंड में तरंगदैर्घ्य को दिखाया गया है। मित्रों, यह प्रश्न कार्टोग्राफी से लिया गया है, जिसे हम लोग प्रयोगात्मक भूगोल कहते हैं, और प्रयोगात्मक भूगोल से यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में वर्तमान में लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। और कार्टोग्राफी वर्क तैयार करने के लिए आपको जेपी शर्मा की बुक को फॉलो करना चाहिए। उसमें काफ़ी विस्तार पूर्वक प्रयोगात्मक भूगोल को बताया गया है। इसमें देखिए, ए में दृश्यमान क्षेत्र, बी लगभग अवरक्त, सी सूक्ष्म तरंग, डी तापीय अवरक्त और तरंग दैर्घ्य में 8 से 12 सूक्ष्म मीटर और 1 मिलीमीटर से 1 मीटर, 0.7 से 3 सूक्ष्म मीटर, 0.4 से 0.7 सूक्ष्म मीटर। इस 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर सी को सही माना है, यानी ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। इसके बाद 49 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के आंकड़े का वितरण दर्शाने के लिए प्रवाही मानचित्रों का उपयोग किया जाता है। इसमें 4 विकल्प हैं। ए रेखा, बी क्षेत्रीय, सी बिंदु, डी आयतन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रेखा आयोग ने सही माना है। और आज का अंतिम यानी 50वां प्रश्न, संचयी आवृत्ति वितरण किसके द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें 4 विकल्प हैं। ए आयत चित्र, बी आवृत्ति वक्र, सी तोरण यानी योगी और डी पाई आरेख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी तोरण योगी को संचयी आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, ये रहे यूजीसी नेट जून 2014 भूगोल विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र में पूछे गए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने आप लोगों को काफ़ी विस्तार पूर्वक बताया। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें एवं हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।